नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन बख्तियारपुर, करजान, ताजपुर, समस्तीपुर पुल का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री पटना जिले के करनौती स्थित के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज पर भी पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन और उस पर बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द ही काम पूरा करने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन शुरू हो जाने से आवागमन सुगम हो जाएगा। इससे पटना से बख्तियारपुर होकर मोकामा, बरौनी, बेगूसराय और लखीसराय जाने में काफी आसानी होगी। लोगों को कम समय भी लगेगा और इसके साथ ही ईंधन की भी बचत होगी। बिहार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधन बिहार के उद्योग मंत्री ने किया है। इस अवसर पर तमाम सचिव उद्योग विभाग के, जिनमें वंदना प्रेयसी, उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष और विभिन्न योजनाओं के राज्य नोडल पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उद्योग विभाग के मंत्री द्वारा बताया गया कि उद्योग विभाग बिहार में सूक्ष्म से लेकर वृहद उद्योगों की स्थापना, स्टार्टअप को प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु लगातार कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा निवेश प्रोत्साहन के लिए देश एवं विदेश के विभिन्न स्थानों में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, दुबई, सैन फ्रांसिस्को में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। 2023 के दिसंबर में बिहार बिजनेस कनेक्ट मेगा इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 16 देशों से आए 600 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य एक उभरते हुए व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। वहीं भागलपुर में एक बार फिर नशेड़ियों और अपराधियों ने तांडव मचाया है। अब अपराधियों ने बाबरगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति सह बीजेपी नेता को ही निशाना बना लिया। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। इसके बाद जैसे ही वह जमीन पर गिरे तो अपराधियों ने गले और सिर समेत शरीर के कई हिस्से में धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके साथ ही गोलू तिवारी पर भी हमला किया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति और उनके साथी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे नशे में धुत कुछ युवक कुतुबगंज स्थित गणेश पूजा पंडाल पहुंचे थे। वहां पर वे महिलाओं पर फप्तियां कसने लगे थे और इसके साथ ही एक युवक से फोन भी छीन लिया था। पंडाल में मौजूद पार्षद पति ने यह देखा तो उन्होंने नशेड़ियों को रोका, लेकिन विवाद इस कदर गहरा हो गया और इसके बाद अपराधियों ने शशि मोदी पर ही बम और धारदार हथियार से हमला कर दिया। अपराधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने शशि मोदी के पिता के घर पर भी हमला कर दिया। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां देवघर के मोहनपुर प्रखंड के अंतर्गत नया चितकाट गांव के लोगों के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ग्रामीण संवाद किया। गवर्नर संतोष गंगवार ने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। अपने गांव में गवर्नर को देखकर ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं गिनवाई। गवर्नर को देखकर क्षेत्र के छात्रों ने बताया कि रांची के बिरसा मुंडा कृषि कॉलेज में विषयवार शिक्षकों एवं संसाधनों की घोर कमी है, जिससे छात्रों का रिजल्ट खराब हो रहा है। वहीं एक युवती ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वह पिछले साल ही SSC की परीक्षा उसने पास की है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, जिस पर राज्यपाल ने युवती को आश्वासन देते हुए कहा कि वह लिखित में शिकायत दे, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। राज्यपाल को देखकर चितकाट गांव के ग्रामीणों के साथ साथ मोहनपुर प्रखंड के लोग भी वहां पहुंचे थे। लोगों की शिकायत को सुनने के बाद राज्यपाल ने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों की समस्या का समाधान होता रहे, ताकि लोगों का सिस्टम और व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे। देवघर के नया चितकाट गांव में संवाद कार्यक्रम को करने के बाद गवर्नर गोड्डा के लिए रवाना हुए।
मालूम हो कि झारखंड के गवर्नर इन दिनों लोगों से संवाद कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को जानकर अधिकारियों को समस्या के हिसाब से दिशा निर्देश दिया जा सके। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू द्वारा की गई झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा पर तंज कसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में गांव की सरकार बनाने के लिए निकली आजसू पार्टी विधानसभा की सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की राजनीति में एक पॉलिटिकल पैरासाइट यानी राजनीतिक परजीवी है जो अपने सहयोगी के कंधे पर सवार होकर राजनीति करती है। 2019 में वो बीजेपी से अलग होकर गांव की सरकार बनाने के लिए निकले थे, लेकिन राज्य की प्रबुद्ध जनता ने उन्हें 2 सीट पर ही समेट दिया। सुप्रियो ने कहा कि राज्य की जनता इनकी हकीकत जान चुकी है और अब वह इनके झांसे में नहीं आने वाली है। सुप्रियो ने कहा कि एक बार फिर आजसू के नेता ने चंद हजार युवाओं को प्रभात तारा मैदान में बुलाकर उन्हें ठगने और दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि कल के आजसू के कार्यक्रम के दौरान उनके नेता राज्य और देश के लिए विकास दर की बातें कर रहे थे और उसे रोजगार से जोड़ रहे थे। यह हास्यास्पद है और वह भी इसलिए क्योंकि जो पार्टी खुद राज्य में अधिकतम 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी वह अगली सरकार का खाका तैयार करती नजर आ रही है। जेएमएम नेता ने कहा कि अब 15 तारीख को प्रधानमंत्री भी झारखंड आ रहे हैं। उसके बाद कौन सा नेता बचता है जिसके चुनाव प्रचार के लिए भविष्य में झारखंड बुलाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। जेएमएम नेता ने कहा कि पार्टी विथ डिफरेंस कहे जाने वाली बीजेपी में आज मधु कोड़ा उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मणिपुर को अशांत करने वाले असम के मुख्यमंत्री इन दिनों झारखंड आकर आदिवासियों का हितैषी बनने का ढोंग रच रहे हैं और राज्य को मणिपुर बनाने में लगे हुए हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता कि यह झारखंड की धरती है। झारखंड की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय ने एक बार फिर जमशेदपुर पूर्वी से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी जताई है। कुछ महीने पहले जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए सरयू राय ने स्पष्ट कर दिया है कि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम को लेकर कोई संशय नहीं है, बल्कि वे जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पार्टी के अंदर इसको लेकर दावेदारी भी ठोक दी गई है। रांची में पुराने विधानसभा परिसर में पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करने आए सरयू राय ने मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र विचारधारा के जरूर हैं, लेकिन जब वो पार्टी में शामिल हो गए हैं तो उसके अनुशासन के अनुरूप काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। सरयू राय ने अपने राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हुए कहा कि मैंने बीजेपी की किसी नीति का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि क्रियाकलाप का विरोध किया होगा। मैं जब वर्ग 8वीं में पढ़ता था उस समय से आरएसएस के संपर्क में आया, जिसके बाद संघ का प्रशिक्षक 3 साल तक मैं अपने गांव में रहा। विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक सदस्य रहा, आरएसएस का प्रचारक रहा। आज मैं बीजेपी में नहीं हूं तो यह नहीं कह सकता कि मैंने उस विचारधारा से मुंह मोड़ लिया। इसलिए आज भी वही विचारधारा है जो राष्ट्रीय विचारधारा है। सरयू राय ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट कटने की चर्चा करते हुए कहा कि एक साथ काम करने के दौरान क्रियाकलाप को लेकर मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन बीजेपी की नीति का मैंने कभी विरोध नहीं किया है। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट कटने के बाद सरयू राय ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने की तैयारी में है। झारखंड दौरे पर पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि केंद्र और बिहार में एनडीए के साथ हम हैं। झारखंड में भी हम विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे। इसके लिए बीजेपी के साथ वार्ता चल रही है। झारखंड में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी
इसे टालते हुए संजय कुमार झा ने कहा कि जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर हमने 1 महीने के अंदर विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, जिसके जरिए संगठन को ताकत मिलेगी। प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य में जिस तरह की सरकार चल रही है उससे निजात पाने के लिए जनता व्याकुल है। जनता पूछ रही है कि आखिर अंतिम समय में मैया सम्मान जैसी योजना क्यों लाई गई। इससे पहले पुराना झारखंड विधानसभा भवन में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सरयू राय को सर्वमान्य नेता बताते हुए कहा कि इनकी पार्टी के अंदर और बाहर बड़ी भूमिका होगी। इनके आशीर्वाद और सलाह से संगठन को मजबूती मिलेगी। ये एक मजबूत पिलर के रूप में पार्टी के लिए हैं। जाहिर तौर पर संगठन मजबूती और विस्तार को लेकर इनकी जिम्मेदारी होगी। बेरमो विधानसभा अंतर्गत सुभाष नगर के कम्युनिटी हॉल में कांग्रेस पार्टी प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेरमो विधानसभा के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह और धनबाद लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह उपस्थित रहे। वहीं बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने अपने कार्यकाल में किए कार्य को जनता के बीच में रखा और कहा कि पिता के संस्कार और जनता के आशीर्वाद के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूं। विपक्ष सिर्फ महागठबंधन की सरकार को परेशान करने का काम कर रही है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैंने जो जनता से वादा किया उस पर खरा उतरने का काम किया है। नगर परिषद द्वारा पूर्व में पानी के कनेक्शन के लिए काफी कीमत ली जाती थी। इस चार्ज को निःशुल्क कराने का काम किया। धनबाद लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी रही अनुपमा सिंह ने कहा कि बेरमो और धनबाद मेरा परिवार है, यहां से मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है। महिलाएं भी अब सर उठाकर अपना काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि बेरमो विधानसभा से लगभग 90,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है। जो योग्य लाभुक बच गए हैं उन्हें भी जल्द प्रारंभ कराया जाएगा। साथ ही बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार के द्वारा किए गए जा रहे कार्य से विपक्ष घबरा गया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान और दबिश का असर दिखने लगा है। आए दिन नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस लिस्ट में टीएसपीसी के एरिया कमांडर मुनेश्वर गंझू का भी नाम जुड़ गया है। मुनेश्वर गंझू उर्फ विक्रम जी ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार के समक्ष सरेंडर कर दिया है। इसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। यह मूल रूप से हजारीबाग के केरेडारी का रहने वाला है। इसके खिलाफ केरेडारी, चान्हो, ठाकुरगांव, बुढ़मू, रातू और पिपरवार थाना में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ग्रामीण इलाकों में इसके आतंक को देखते हुए इसकी गिरफ्तारी के लिए 2 लाख रुपए के पुरस्कार का प्रस्ताव भी भेजा गया था। नक्सली किशुन गंजू के कहने पर यह करीब 8-9 साल पहले संगठन से जुड़ गया था। साल 2019 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में जोनल कमांडर जागेश्वर गंजू के मारे जाने के बाद मुनेश्वर को एरिया कमांडर बनाया गया था। इसने पुलिस को बताया कि टीएसपीसी संगठन अपने उद्देश्य से भटक चुका है। संगठन में निचले स्तर के सदस्यों का शोषण होता है। लेवी वसूलने के लिए आम ग्रामीणों को प्रताड़ित करने के लिए दबाव डाला जाता है। नक्सली मुनेश्वर गंजू ने बताया कि अब वह परिवार के साथ नए सिरे से मुख्य धारा में लौटना चाहता है। इस वजह से सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उसने सरेंडर किया है। उसने पुलिस को बताया कि मई 2024 में सीरम के जंगलों में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान वह मौजूद था। दरअसल टीएसपीसी संगठन मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में सरकारी ठेका लेकर काम करने वाले ठेकेदारों, बालू ठेकेदारों, ईंट भट्टा संचालकों को धमकाकर लेवी वसूलता है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के पहल पर पूरे राज्य में आज पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी को लेकर बोकारो जिले में मुख्य कार्यक्रम सेक्टर 2 स्थित कला केंद्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आईजी उत्तरी छोटा नागपुर एस माइकल राज ने बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया।
इस दौरान कई लोगों ने अपने शिकायत के समाधान के लिए आवेदन देने का काम किया। आवेदन देने आए लोगों ने कहा कि हम लोग काफी परेशानी से गुजर रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद भी 4 महीने तक कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब हमें उम्मीद है कि समाधान कार्यक्रम के तहत हमें न्याय मिलेगा। आईजीएस माइकल राज ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है। इसमें लोगों में पुलिस का विश्वास बढ़ेगा और जो लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए इधर उधर भटक रहे थे, उनको समाधान भी मिलेगा। पुलिस और आम लोगों में जो दूरी है, उस दूरी को भी कम करने की कोशिश हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी कार्यक्रम से लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने इस कार्यक्रम के 13 पॉइंट्स पर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। बोकारो सदर अस्पताल सभागार में हीमोफीलिया के नए उपचार युग में सीएमई यानी निरंतर चिकित्सा शिक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद सहित अन्य ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नयना राजपूत, डॉक्टर मिनी रानी अखौरी, डॉक्टर साकेत वर्मा, सदर के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार सहित अन्य चिकित्सक और कर्मी मौजूद थे। डीडीसी प्रसाद ने कहा कि हीमोफीलिया ब्लड से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी है जो ब्लड जमने से रोकता है। ऐसे में चिकित्सक के संपर्क में रहें। 5 अतिथियों ने कहा कि हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को आमतौर पर चोट लगने के बाद सामान्य से अधिक समय तक ब्लीडिंग होती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। सही देखभाल से हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हीमोफीलिया के लिए नए उपचारों में जीन थेरेपी शामिल है, जो एक बार का उपचार है। छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भगवान बलराम की जयंती के अवसर पर आयोजित किसान दिवस समारोह में शामिल हुए। भगवान बलराम और हल की पूजा कर किसान दिवस समारोह का उन्होंने शुभारंभ किया। कृषि विभाग और भारतीय किसान संघ के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। किसान दिवस जिसका नाम है, जैविक खेती पर आधारित किसान दिवस का यह समारोह है और उसी का यह थीम है। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के जैविक खेती को लेकर हो रहे नवाचारों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिलाओं के सबसे बड़े पारंपरिक पर्व तीज के मौके पर आयोजित तीज मिलन समारोह में शामिल हुए और बहनों को आशीष दिया। राजस्व मंत्री टेकराम वर्मा ने राजधानी रायपुर स्थित निवास में आयोजित इस समारोह में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं को शामिल किया। राजस्व मंत्री ने महिलाओं का परंपरागत रूप से स्वागत भी किया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीज मिलन के इस अवसर पर आई माता बहनों को तीजा की बधाई भी दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समारोह में आई माताओं और बहनों को तीज मिलन की बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों की परंपरा काफी समृद्ध है। यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेत खलिहानों में काम करके देश और प्रदेश की समृद्धि में योगदान दे रही हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ की महिलाओं में तेजी से शिक्षा और साक्षरता का प्रसार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इससे राज्य की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महिलाओं को तीज पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्व मंत्री ने न्योता देकर तीज मिलन हेतु अपने घर पर बुलाया। यह पूरे मातृशक्ति का सम्मान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जैन समाज द्वारा आयोजित सिद्धि तप की पूर्णहुति पर सिद्धि शिखर विजय उत्सव में बूढ़ापारा स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जैन समाज में तपस्या की परंपरा है और ऐसे तपस्या से छत्तीसगढ़ में खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जैन समाज के संत मुनि बिना चरण पादुका के हजारों मील पैदल यात्रा करते हैं। खान पान का संयम रखकर मानव समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर गलतियों को स्वीकार करने और क्षमा मांगने की महान परंपरा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रभु राम के ननिहाल और माता कौशल्या की पुण्य भूमि पर पधारे संतों के चरणों को
शत शत नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ को उनका आशीर्वाद हमेशा से मिलते रहा है। मैं ऐसी कामना करता हूं कि उनके आशीर्वाद से प्रदेश में खुशहाली हर घर में आए, इसके साथ ही सुख समृद्धि भी बढ़े। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को संतों का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है। संतों की प्रेरणा से यह आध्यात्मिक तपस्या संभव हुई है। गुरुओं के आशीर्वाद से हमेशा ताकत और प्रेरणा मिलती रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रभु राम का ननिहाल हमेशा से शांति का टापू रहा है और यहाँ सुख समृद्धि रहे, ऐसी ही कामना है। ऐसे तपस्वी के बीच में आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव कल नई दिल्ली से अमेरिका प्रवास पर रवाना हो गए और अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़ते समय डिप्टी सीएम साव दिल्ली एयरपोर्ट पर हाथ में श्री रामचरितमानस के लिए लेते हुए एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए दिखे। इस दौरान उनके साथ सेक्रेटरी कमलप्रीत सिंह भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा अमेरिका में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेने गए हैं। इसमें सड़क तकनीक और परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी। यह उप मुख्यमंत्री साव का पहला अध्ययन दौरा है। उप मुख्यमंत्री साव इस अमेरिकी दौरे में सेमिनार के अलावा न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन सहित कई शहरों में जाकर छत्तीसगढ़ के लिए सड़क परियोजना की उन्नत तकनीक का अध्ययन करेंगे और उसे छत्तीसगढ़ में लागू करने पर चर्चा करेंगे। पैंतालीसवीं अंतर सीमांत एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ हो गया। समारोह सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित किया गया। 9 सितंबर 2024 से 13 सितंबर 2024 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में सीमा सुरक्षा बल के अलग अलग सीमांत मुख्यालय से आई 11 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें पूर्वी कमान से दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सीमांत की टीम और पश्चिमी कमान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात सीमांत की टीमें शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में सीमा सुरक्षा बल के कुल 279 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान ट्रैक और फील्ड की कुल 23 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। और स्टेट लाइव में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।